प्रिय साथियों, आपका आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी या संभावना। देखिए ये टॉपिक इतना छोटा है, मतलब अपने इस रीड के लिहाज से और जो कंपटीशन के लिहाज से ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने और मित्रों ने कमेंट भी किए थे कि सर प्रायिकता वाला टॉपिक करवा दो। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा जो ब्रीफली इस टॉपिक को ले लूँ, ताकि इसका जो केवल एक क्वेश्चन बनता है हर एग्ज़ाम में लगभग, तो वो क्वेश्चन आपके सही हो जाए। इसके लिए मैंने आज ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है प्रायिकता का, और मेन कंटेंट मैंने लिया है। मैं बिना किसी औपचारिकता के आपको वो कंटेंट और वो जो चीज़ें इसके अंदर मैं ले रहा हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। बाकी इसके इधर उधर घूमने वाली बात मैं नहीं लूँगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो मैथ्स का पार्ट है 30 क्वेश्चन वाला, उसमें से आपका प्रायिकता वाला क्वेश्चन आपको कैसे सही करना है। तो आपको सबसे पहले बता दूं, मैं प्रायिकता का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है जो आप जानते हैं। किसी घटना की प्रायिकता PE = अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये इसकी जो है फॉर्मूला है। ई अपन इवेंट लिखते हैं घटना को, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। ई की प्रायिकता, घटना ई की। फिर इसमें एक डेफिनेशन जो है, ध्यान से देखना आप। प्रायिकताओं के सिद्धांत और त्रुटियों के सिद्धांत अब अति गणितीय रुचि और व्यवहारिक महत्व का एक विशाल समूह बनाते हैं। ये एक बात जो कही है प्रायिकताओं के लिए, वो RS वुडवर्ड ने कही है। तो हमें थोड़ा सा इस डेफिनेशन पर भी फोकस करना है, प्रायिकताओं के सिद्धांत और त्रुटियों के सिद्धांत। मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसका जो डेवलपमेंट कैसे हुआ बताना चाहूँगा। हुआ क्या कि ये जो पश्चिमी देश है वहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कुछ जुआरी थे, जुआरी है ना, जुआ खेलने वाले, ये जब जुआ खेलते तो बार बार इनको लगता है यार कि मतलब बार बार ये हार जाते जुआ। तो इन्होंने सोचा कि यार ऐसा कोई तरीका होता होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला सूत्र बनता होगा जिससे हम ये जुआ जीत जाए और हमारे जुआ खेलने में जीतने की संभावना बढ़ जाए। तो ये कुछ जो मैथमेटिशियंस है, जैसे कोलमोगो है, ये वुडवर्ड है, इनके पास गए और इनसे जाके कहा, इन जुआरियों ने, कि सर कोई ऐसा फॉर्मूला निकालिए जिससे हम जुआ खेलते हैं तो बार बार जुआ हार जाते हैं, तो ये जुआ हम हारे नहीं और हमारे जीतने की संभावनाएं बढ़ जाए, ऐसा कोई तरीका बताएं। तो इस पर इन जो जितने भी जो गणितज्ञ थे, ये जो पाश्चात्य गणितज्ञ थे, इन्होंने विचार किया कि वास्तव में जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उस बेस पे, इस कथन पर, उनकी इस प्रॉब्लम पर इन्होंने ये प्रायिकता वाला कॉन्सेप्ट दिया। तो मैं मेन बात पा जाता हूँ, ये आपका फॉर्मूला और ये आपके एक डेफिनेशन है जो प्रायिकता पर RS वुडवर्ड ने दी है। अब देखिए इसके अंदर जो खास तौर से हमें निकालना है प्रतिदर्श समष्टि, ये एक खास वर्ड है, सैंपल स्पेस। तो एक सिक्के को अगर एक बार उछाले तो कुल परिणाम कितने होंगे, एक बार उछाले तो कुल परिणाम जो होंगे आपके सैंपल स्पेस में H, T, तो इससे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 2। अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो वो हो जाएगा S = HT × HT। तो इससे आपकी ये H का पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, एक तरह से यूँ कहें HH HT, फिर T का भी दोनों से करें TH TT। तो ये आपके कुल 4 परिणाम हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि 2 बार उछालने पर ये 2 × 2 = 4, और ये चारों परिणाम क्या होंगे जो भी आपके सामने हैं। अगर ये 3 बार उछाला जाए तो उस केस में क्या बनेगा, अब देखो इसके अंदर HT तो आपका ऊपर वाला हो गया, कौन सा वाला, HH HT TH TT, फिर आपके ये HT और है, तो आप इस H का इस H का सबसे कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा HH। फिर ये अगले वाला तो HT और ये H, फिर ये अगला वाला TH H,
फिर ये टी टी और ये एच, फिर टी से करिए इन सभी को, तो ये एच एच टी, फिर एच टी टी, और फिर है टी एच टी और टी टी टी। यानी आप ध्यान से देखो तो ये आपके क्या बन गया, एन एस इक्वल टू 2 × 2, ये 8, कुल परिणाम इसमें 8 हो जाएंगे। तो ये एक आपको सब एग्ज़ाम में जाने से पहले ये फिगर आपको अच्छी तरह से पहले से ही पता होना चाहिए और निकालना भी आ जाए, ये आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपको सैंपल स्पेस निकालने में दिक्कत नहीं हो। अगला है पासे की बात करें हम डाइस की, तो एक बार अगर उछालेंगे तो उसमें s इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, हम सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, ध्यान रखना है ना, प्रतिदर्श समष्टि, तो कुल कितने हो जाएंगे 6। ये चीज़ें उस पर काम आएगी इसलिए मैं ले रहा हूँ। अगर अपन इसको 2 बार उछालें तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 6 × 1 2 3 6। फिर इसमें से जो पैर बनेंगे पहले 1 1 1 2 इस तरीके से, फिर लास्ट में आपका 6 6 बनेगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन s इक्वल टू हो जाएगा 6 × 6 बराबर 36। ये हमें इसके अंदर सैंपल स्पेस के बारे में जानकारी रखनी होगी। देखिए इसके अंदर मैं हर जो चीज़ एक एक चीज़ जो अपने काम की है मैं वही ले रहा हूँ। तो अगला टॉपिक लिया मैंने किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता। तो घटना ई के घटने की प्रायिकता को हम लिखते हैं पी ई, और किसी घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता को हम लिखते हैं पी ई बार। बहुत सारी बुक में इसको पी ई बार की जगह पी ई डैश भी लिखते हैं, तो एक ही बात है, दोनों हम पी ई बार लिखेंगे। और अब हमें पता होना चाहिए कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा हमें याद रखना है 1 होगा। मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता है, अगर मान लो घटने की प्रायिकता अगर मान लो 6/7 है, तो नहीं पी नहीं क्या हो जाएगा एक तरह से यहाँ पे 1 - 6/7 यानी कि 1/7। ये कॉन्सेप्ट अपने को पल पल में ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने कुछ खास तरह की डेफिनेशंस ली है, परिभाषाएं और घटनाएं। एक पहली बात आती है इसके अंदर एक खास वर्ड अभिप्रयोग या ट्रायल। किसी यादृच्छिक प्रयोग को करने की प्रक्रिया को हम अभिप्रयोग कहेंगे। और इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे आप क्या करें, एक सिक्के को उछालना क्या है, ट्रायल है, और इसके अंदर हेड या फिर टेल आना क्या है, घटना है। ये अपने को ध्यान रखना होगा। फिर दूसरी जो बात आती है वो है प्रारंभिक घटना। देखिए प्रारंभिक घटना का मतलब जिसका केवल एक ही परिणाम हो। याद रखना बहुत खास है और ये परीक्षा में पूछी जा सकती है कि जिसका केवल एक ही परिणाम हो वो घटना कहलाती है। सरल घटना, प्रारंभिक घटना, अफर्जी घटना, मिश्र घटना, संप्रायिक घटना, बहुत सारी इसमें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना प्रारंभिक घटना का मतलब जिसका केवल एक ही परिणाम हो। जैसे एक पासा है, ठीक है, उसको उछाला तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये कह रहा है कि P6 या यूं कहें कि 6 का ऑकर होना आना, तो 6 इसमें एक बार ही आएगा, ठीक है, और इसलिए इसका केवल एक ही परिणाम होगा। ये अपने को खास तौर से ध्यान रखना होगा। जैसे यह 5 हुआ तो 5 इसमें एक बार ही है, तो जैसे 6 का आना तो यहाँ पर P6 क्या हो जाएगा 1/6 होगा। ऐसा नहीं कि आप 6/6 कर दो तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना।
तो ये केवल एक, इसे अपन 5 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए, ये सभी केवल एक बारी है। तो ये इसको प्रारंभिक घटना कहेंगे। 1 आना प्रारंभिक घटना, या 2 का आना प्रारंभिक घटना, या 3 का आना प्रारंभिक घटना है। अगला एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, वो है आपके, देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल सदैव 1 होता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। एक एग्जाम्पल लिया है, एक प्रतिदर्श समष्टि S = ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6 और ω7 है। इसमें इतने एलिमेंट है। अब ये ω1 1/7 दे रखा, ω2 भी 1/7, 3 1/7, ऐसे 7 तक सभी 1/7 है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इन सभी का जो योग है वो आपके, अगर इनको प्लस कर दिया जाए, ठीक है ना, तो आप देखो 1 हो रहा है, ठीक है ना, सिग्मा P ω1, ठीक है ना, ω1 सिग्मा P का मतलब सभी का योग, सभी प्रायिकता योग कितना आएगा, इसके अंदर +1 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। फिर मैं इसके अंदर एक बात बता दूं, जैसे ये एक बुक है, इसके अंदर आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे दे रखे हैं, ये A B C D E। ध्यान से देखो अगर, तो एक तो D वाले को अपन इसके अंदर नहीं मान सकते, कारण कि इसके अंदर प्रायिकता किसी भी, जैसे ω1 की प्रायिकता माइनस में दे रखी है, ω5 की प्रायिकता माइनस में दे रखी है, तो माइनस में नहीं हो सकती पहली बात तो ये, इसलिए ये प्रायिकता निर्धारण के लिए वैध नहीं होगा। ऐसे ही आप ध्यान से देखो तो ई वाले में आपके खास बात ध्यान रखनी है कि ये जो ऊपर की संख्या है वो ज़्यादा हो गई है, तो ये ω7 हमेशा ही ध्यान रखना, अंश जो है वो हमेशा कम होना चाहिए हर से, ठीक है ना। प्रायिकता अनुकूल घटनाएं कुल घटनाओं से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ अनुकूल घटनाएं कुल घटनाओं से ज़्यादा हो गई, तो ये भी प्रायिकता निर्धारण के लिए वैध नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि प्रायिकता निर्धारण के लिए कौन सा वैध है और कौन सा नहीं है। आप इनका भी योग करके देख सकते हो, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो वो आपके, इन सब का योग अगर 1 आ रहा है तो वो प्रायिकता निर्धारण के लिए वैध है। मतलब अब एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता PE की बात करें तो इसका मान 1 और 0 के बीच में होता है। मतलब क्या हुआ, अगर PE 0 मतलब अनिश्चित घटना, मतलब घटना घटेगी ही नहीं, और अगर PE = 1 तो मतलब क्या हुआ, निश्चित घटना, मतलब वो घटेगी ही घटेगी। तो ये फिगर हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला एक खास तरह का टॉपिक है निशेष घटनाएं या एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। निशेष घटनाएं क्या होती है, किसी प्रतिदर्श समष्टि S की घटनाएं E1 E2 E3 ऐसी हो कि परीक्षण करने पर कम से कम एक घटना अवश्य घटित हो और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 S होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर जैसे एक पासे की बात करें और पासे को उछालने पर, पासे को उछालेंगे तो घटनाएं क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कह रहा है कि कम से कम एक घटना ऐसी जो घटनी ही चाहिए, कम से कम एक घटना तो घटनी चाहिए। जैसे मान लो ये कहता है कि ये एक घटना है और ये कह रहा है कि 4 से छोटी संख्या होना, तो अब आप देखो कि ए में क्या हो जाएगा, 4 से छोटे में क्या आएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो बी के लिए क्या जाए कि 2 से बड़ी और 5 से छोटी, 2 से बड़ी और 5 से छोटी अगर कहा जाए, मान लो बी के लिए, है ना, तो 2 से तो बड़ी है ना और 5 से छोटी, तो क्या होगा 3 4। और एक घटना सी की बात करें, ये कि जैसे मान लो कि 4 से बड़ी संख्या है ना, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी में अगर 5 6 आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि कम से कम एक घटना, वैसे यहाँ अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक घटना, मान लो अगर एक घटना घटी है तो ये निशेष घटनाएं कहलाएगी। तो ए बी सी तीनों घटनाएं अगर देखो ध्यान से, तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो आएगा वो आपके एस आ जाएगा वापस। तो
तो ये निशेष घटना है जिसमें कम से कम एक घटना घटित होना आवश्यक है, ठीक है ना, तभी वो जो निशेष घटनाएं कहलाएगी। मतलब ये हुआ कि घटना या ए बी सी 3 हो गई, ठीक है, 3 घटनाएं इसने दे दी, पासा फेंक दिया ये वाला, तो अब इसमें तीनों में से कम एक घटना होनी चाहिए। हालांकि आप देखोगे ए बी सी तीनों हो रही है, अगर ये यहाँ कह देता है एक डी घटना के लिए और ये कहता है कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, तो 6 से बड़ी घटना के लिए आपके पास में डी के अंदर कुछ नहीं आता रिक्त स्थान तक, क्योंकि 6 से बड़ी कोई होती नहीं इसके अंदर, लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। इतनी सारी ए बी सी दे रखी इनमें से, ठीक है। फिर आता है सरल घटना। सरल घटना का मतलब ये हुआ जिसमें केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, जिसमें केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, वो सरल घटना कहलाती है। सरल घटना का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपने एक सिक्के को एक बार उछाला तो आपके पास में S इक्वल टू क्या आएगा, H और T, तो इसकी 2 सरल घटनाएं हो जाएगी, एक तो E1 इक्वल टू H और दूसरी सरल घटना E2 इक्वल टू T। ऐसे ही अगर 2 बार उछालोगे तो उसके अंदर जैसे ये 2 बार उछाला तो इस 2 बार उछालने पर कुल परिणाम तो अपन निकाल लिए HH HT TH TT, तो इसमें सरल घटनाएं कितनी होगी, 1 2 3 4, मतलब इसको आप E1 दे दो, इसको E2 दे दो, इसको E3 दे दो, इसको E4 दे दो, तो इसमें कुल 4 सरल घटनाएं हो जाएगी। सबसे खास बात है ना, ये इसके अंदर कुल 4 सरल घटनाएं हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है सरल घटना के बारे में। अब इस चैप्टर की सबसे खास तरह की घटना परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये वो घटनाएं होती है जो, यानी कि 2 घटनाएं कभी भी एक साथ अगर घटित नहीं हो सकती है तो वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। जैसे मान लो आप देखो, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, मतलब A व B में कोई कॉमन नहीं हो। सीधी सीधी बात, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो A और B में कोई कॉमन नहीं हो। जैसे मैं बता दूं कि एक मैंने लिखा एक सिक्के के एक बार उछाल में, मतलब एक सिक्के को एक बार उछालो तो उछालने पर हेड और टेल जो आते हैं वो दोनों ही परस्पर अपवर्ती घटना है। कैसे, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और दूसरे कंडीशन में अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, क्योंकि सिक्के पर हेड और टेल अपोजिट साइड में होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको हम तुम्हारा दोनों एक साइड वाले ले लेंगे तो फिर वो दोनों आ सकती है, ऐसा नहीं, आप अपोजिट वाले लेंगे ताकि आपकी ये अपवर्ती घटना वाली बात समझ में आ जाए। देखिए अब एक डायरेक्ट सवाल ले लिया है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक चित्त आने की, और दूसरा कह रहा है केवल एक चित्त, और तीसरा है अधिक से अधिक एक चित्त। तो ऐसे टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। ये आपके 2 बार उछाला इस सिक्के को, तो HT इंटू HT HH HT TH TT जो पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ये आ जाएगा इसके अंदर। और आप देखें कि टोटल जो आउटकम्स है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब हम पहले सवाल की बात करें, पहला वाला, कम से कम एक चित्त आना। देखिए ये एक खास वर्ड है, कम से कम और अधिक से अधिक। जब कभी ये कम से कम की बात करें, है ना, कम से कम, तो उस कंडीशन में आप लोवेस्ट पॉइंट होते हैं, और कम से कम मैंने नीचे की सीमा बांध दी है, इसने ऊपर आप कितना ही जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात है अधिक से अधिक।
ये एक खास वर्ड है, इसमें इसने ऊपर की लिमिट बांध दी है, आप नीचे कितना भी उतर सकते हो। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यह कम से कम एक चित्त, तो इसके अंदर कम से कम एक चित्त को, जैसे मान लो मैं अगर इसको E1 नाम दूं, तो कम से कम एक चित्त में कौन कौन शामिल होगा? कम से कम, अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम आपके इसने एक बोला है, तो कम से कम इसमें देखो ये एक है TH, इसमें भी एक है, चाहिए TT दे रखा, इसमें भी एक एक है, तो आपके क्या आ जाएगा HT TH। और अधिक से अधिक आपके कितने हो सकते हैं? दो चित्त, दो हेड। तो ये कम से कम एक चित्त में ये तीनों बातें आएगी। आप यहाँ मिस्टेक करते हो, और ये थ्योरी आपके बहुत काम आएगी कि कम से कम कहे मतलब नीचे की तरफ इसने लोक लगा दिया, ऊपर लोक नहीं लगाया है। तो कम से कम एक कहा है, तो ऊपर आप कितने चल सकते हो? तो कम से कम एक है, लेकिन अधिक से अधिक तो दो है ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये तीनों इसमें आएंगे, और इसलिए आपके NE1 = 3 हो गया। तो फाइनली आपका पहले वाले का जो है वो PE1 आएगा, वो टोटल आउटकम्स तो नीचे आ जाएगा, और फेवरेबल आउटकम 3 ऊपर आ जाएगा, ये आंसर। दूसरी जो बात इसने की है सेकंड वाली, इसको अगर मैं E2 नाम दूं, केवल एक चित्त, तो केवल एक चित्त तो आपके इन दोनों में आ रहा है, आप देख लो, है ना, HT और NE2 2, तो इससे आपके ये PE2 कितना हो जाएगा आपके 2/4, यानी कि 1/2। अब अधिक से अधिक एक चित्त कहाँ है? अधिक से अधिक एक चित्त के अंदर ध्यान से देखें, तो मैं अगर इसको तीसरा वाला नाम अगर दूं कि ये E3 है, तो E3 के अंदर इसमें क्या आएगा आपके ये जो अधिक से अधिक मैंने बोला ना कि ऊपर की लिमिट बांध दी, अधिक से अधिक एक, तो अधिक से अधिक एक है, तो इसके अंदर क्या आएगा HH, मतलब 0 भी हो सकता है, तो HH HT और TH, ठीक है ना। अधिक से अधिक एक कहा तो ये दोनों आएंगे, एक एक आ रहा है इसमें। और फिर लोअर लिमिट से कितनी भी हो सकती है, लोअर तो बांध ही नहीं रखा है, तो 0 भी आ सकता है, यानी कि ये भी, ये जो है ये भी मतलब ये क्या आपने, ये आ जाएगा हेड नहीं टेल, है ना, इसमें 0 है ना, तो ये TT आएगा ये वाला, ठीक है ना, हेड नहीं, इसमें एक बार भी नहीं है हेड, तो ये आ जाएगा। तो ये आपके कितना आ गया 3, तो आपके ये PE3 आएगा, वो भी 3/4 ही आ जाएगा। ये आपके खास इम्पोर्टेंट पार्ट है, अधिक से अधिक और कम से कम वाला, इसको हमें नहीं भूलना है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, चलो अपन पहले इसमें, चलो ये ले लेते हैं। एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है? देखिए ये प्रश्न आपके लीप अलीप, इसमें 3 तरह के सवाल है, आप ध्यान रखना। ये सवाल आपको अच्छी तरह से सही करना है, ध्यान रखना है। लीप वर्ष का मतलब इसके अंदर कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। तो आप इसके अंदर क्या करें कि 7 का इसके अंदर आप पूरा पूरा भाग लगाएंगे, तो ये आपके, मैं पूरा भाग में दे रहा हूँ, इसमें 52 बार जाएगा, और शेष फल जो बचेंगे इसके अंदर वो 2 बार में बचेंगे, ये शेष फल भाग देने पर, ठीक है। अब ये 2 दिन जो है आपकी वीक के क्या क्या हो सकते हैं? ये आपके सोम मंगल हो सकते हैं, है ना। दूसरा आपके ये ऐसे बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि और रवि सोम, ये हमारे पास पेयर्स बनेगा। मतलब कुल कितनी स्थितियाँ बनी? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स जो हुए वो तो हो गए, एक तरह से आप NS कह सकते हो, वो हो गया आपके 7। और ये जो आपके पास में 7 में से कोई से भी, तो ये 2 दिन है, यानी कि ना 53 सोमवार, तो ये 2 दिन जो है ये कोई भी आपके जो अनुकूल स्थिति बनाएंगे, तो आपके जो P और 53 सोमवार में अगर इसको PE लिख दूं, तो ये आपके 2 दिन बच रहे हैं, इसलिए 2/7 इसका आंसर होगा। अब अगर इसके अंदर लीप की जगह
ये आपके अलीप वर्ष कर दे। क्वेश्चन 2 में ए इसको नाम दे दूं। अगर यहाँ अलीप वर्ष हो, ठीक है, तो उस केस में आपके यहाँ 365 दिन होंगे साल में, और फिर वहाँ आप 7 का भाग लगाओगे इसके अंदर, तो आपके 52 बार पूरा आ जाएगा, और यहाँ पर एक जो है वो शेष फल बचेगा। तो सेम इसी तरीके से वो एक आपके क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरु शुक्र शनि। तो यहाँ पर आपके इसको मैं अगर PE1 नाम दूँ तो टोटल इवेंट तो 7 ही होगी, लेकिन यहाँ आपके शेष फल एक बच रहा है, इसलिए आपके ये 1/7 होगा। ध्यान रखना, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एक ये सेम ऐसा ही मैं आपको एक सवाल और बता रहा हूँ जो इसी से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर आप देखिए, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या है। पीछे वाले सवाल जो बताए मैंने भी, उस पर इसमें फ़र्क क्या है। केवल 52 रविवार, केवल, इसका मतलब ये हुआ कि अलीप वर्ष है तो आपके पास जो कुल दिन होंगे वो तो आपके 365 होंगे। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। 365 में आप अगर 7 का भाग लगाओगे तो ये भी आपको पता है कि 52 बार जाएगा, और शेष फल जो बचेगा वो आपके एक ही बचेगा, है ना, 1। तो फिर ये पीछे वाले से भिन्न कैसे, ये केवल वर्ड गलत गड़बड़ कर रहा है। आपके पास ये एक दिन जो बचता है ये आपके क्या बन सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपके पास कुल परिणाम तो हो गए 7, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम की बात करें तो हमारे को ये देखना होगा सबसे पहले कि रवि, क्योंकि केवल जब भी बात कर रहा है तो रविवार न आने के परिणाम कितने हैं। वो आपके पास 6 हैं, इन 7 में से ये संडे है, तो बाकी के जो 6 हैं वो रविवार नहीं आने के परिणाम है। और इसलिए आपको इसके अंदर लिखना होगा कि ये PE जो है केवल 52 रविवार का मतलब ये हुआ कि ये 6/7 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अंदर वो लीप वर्ष करेगा, तो लीप वर्ष करते इसके अंदर रविवार कितने हो जाएंगे, रविवार न आने के परिणाम जो है उसमें से आपको हटाने पड़ेंगे, सेम उसी तरीके से। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन इसके बनेंगे, आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर, ताकि आपका ये सवाल सही हो जाए। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है। 2 मित्रों A और B के लिए इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग दिवस पर पड़ता हो। दूसरा, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। आपको अलीप वर्ष मान के चलना है। अब आपको पता है कि अलीप वर्ष, ठीक है, मतलब क्या हुआ, सीधी सीधी बात कि आपके पास में 365 दिन में से कोई सा भी एक दिन है जो इनका जन्मदिन हो सकता है। तो पहले केस में अगर अपन मान लो, अगर इसको अपन E1 नाम दे और इसको E2 दे दें, ताकि ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़े, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो पहली जो कंडीशन बनती है इसके अंदर आपके कुल परिणाम तो हो गया 365, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब अनुकूल परिणाम की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न दिवस पे हो तो एक का होगा तो दूसरे का नहीं होगा। तो पहले वाले के लिए अनुकूल परिणाम में से जो उसका दिन होगा वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, दोनों का साथ तो हो नहीं सकता है। जैसे 22 तारीख का अगर मान लो ये इसका है, ए का है, तो फिर 22 का B का तो नहीं हो सकता। तो 22 तारीख वाला दिन जो है 365 में से हटाना पड़ेगा। तो उस केस में ये आपके 365 - 1 यानी कि 364 हो जाएगी। तो इससे आपके पहले का आंसर जाएगा वो PE1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 364/365। और सेकेंड वाला जो है, दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिवस पर हो, तो भिन्न भिन्न के लिए कब होगा, मतलब उस कंडीशन में कुल परिणाम तो ही रहेंगे, लेकिन अनुकूल जो परिणाम होंगे वो आपके 1 होगा।
क्योंकि वो एक दिन ही होगा जो उसका होगा, ठीक है, दोनों का जन्मदिन एक दिन हो तो एक ही तो है दोनों में जिस दिन पड़ रहा है, तो ये एक हो जाएगा। तो इस केस में आपके ये PE2 जो बनेगा वो 1/365 हो जाएगा। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है और ऐसे क्वेश्चन पर हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये आपके 10th की बुक है और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन जो जनरल है मैं पहले बता चुका हूँ, आप कर सकते हो। मैं इसके अंदर जैसे एक 11th वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो बता चुका हूँ पहले आपको मैं, अलिप वर्ष में केवल 52 रविवार वाला ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो 6/7 आंसर आते हैं इसके। तो फिर 11वें में कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ जो 11वां क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है लाल रंग का गुलाम, दूसरा लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम और हुकुम का पत्ता। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि P लाल रंग का गुलाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में कुल जो है तो आउटकम है वो तो हो गया आपके 52। अब ये लाल रंग का गुलाम कह रहा है, कुल गुलाम होते 4, ठीक है। यहाँ लाल रंग कहा है, आपको पता होगा कि इसमें लाल रंग के ईंट के सारे पत्ते जो लाल रंग के होते हैं और जिसको अपन लाल पान कहते हैं वो भी सारे लाल होते हैं। तो कुल 26 जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो उस केस में लाल रंग का गुलाम की बात कर रहा, तो लाल रंग के गुलाम कितने हो सकते हैं इसके अंदर, एक तो ईंट का हो सकता है, एक लाल पान का, तो ये कुल हो जाएगा 2, तो ये 1/26। फिर सेकंड कह रहा है लाल रंग का पत्ता। ध्यान रखना लाल रंग का पत्ता कह रहा है, तो इसके अंदर लाल रंग के पत्ते में आपके टोटल तो हो जाएगा 52 और लाल रंग के पत्ते मैंने अभी बताए हैं 13 उसके अपने ईंट के और 13 इसके लाल पान के, तो ये हो जाएंगे 26, तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पान का इक्का, तो देखिए तीसरा जो कह रहा है वो लाल पान ही होता है, वो पान का इक्का, तो पान का इक्का टोटल तो 52 है जो इसे, और पान के इक्के की बात कर रहा तो पान का पर्टिकुलर दे दिया तो पान का इक्का तो केवल एक ही होगा, तो ये आपके इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। फिर आता है ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम भी केवल एक ही होगी, कुल 4 होते हैं एक एक सब में, तो ये 1/52 हो जाएगा। फिर हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता टोटल तो 52 और हुकुम के पत्ते उसमें कितने होते हैं 13, तो ये 13 यानी कि 1/4। तो ये एक ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन है जो भी हमें समझ में आ जाए। फिर एक बात मैं कहता हूँ कि आपको 1 से लेकर के 100 तक की जो गिनती है उसको देख लेना है, और वो ये पूछ लेगा कि आप क्वेश्चन 1 से 20 तक की संख्या इसने ले ली। ये कह रहा है कि इसमें से एक संख्या को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, चुना जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो अभाज्य हो, तो P अभाज्य होने की प्रायिकता। तो 20 तो टोटल हो गए, अब आपको अभाज्य का पता होना चाहिए, तो 1 से 20 तक में जो अभाज्य संख्या है वो क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। देख लेना, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आपके क्या हो जाएगा 8/20, यानी 4 से कट रहे हैं तो 2/5 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपके प्रायिकता वाला सिस्टम आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ खास चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी है, और भी इसके अच्छे सवाल हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, बुक चाहे कोई सी भी हो, हमें क्वेश्चन से मतलब है। यह कह रहा है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। जब घटना घटित होगी नहीं तो हमारे चारों में से डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 0।
फिर ये कह रहा किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, इसकी प्रायिकता निम्नलिखित के निकटतम है। ठीक है, तो बहुत कम है, इसका मतलब सबसे कम होगी। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से सबसे कम वाला ऑप्शन सही होगा 0.0001। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसने अगला जो लिखा है ये देखिए, किसी विशेष घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर निम्नलिखित कभी नहीं हो सकती। ये खास ध्यान, प्रतिशत के रूप में लिखने पर नहीं हो सकती। 100 से कम, 0 से कम, 1 से अधिक और एक पूर्ण संख्या के अतिरिक्त सभी कुछ। तो आपका 0 से हमेशा कम होगी अगर परसेंटेज में लिखेंगे थे, क्योंकि जैसे 20% है तो 20/100 हो जाएगा, तो ये 0.20 हो गया, तो 0 से कम हुआ। तो ये आपके एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। 100 से कम, 0 से कम, 1 से अधिक और एक पूर्ण संख्या के अतिरिक्त सभी कुछ, मतलब ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि 0 से कम ही होगी। फिर इसने दिया है यदि पी ए घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को दर्शाता है तो इसमें से कौन सी घटना कौन सा क्लियर होगा। तो मैंने आपको बता दिया था, ये मैंने इसके अंदर बता रखा है, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, सी वाला। पी ए 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया इसने कि 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता। टोटल तो 52 होते हैं, अपन जानते हैं समय परिणाम, और लाल रंग के मुख्य कार्डों की संख्या इसके अंदर बताई इसने, ध्यान रखना 6 होगी। अब ये 6 कैसे होगी, 4 तो आपके लाल पान के और 2 ईंट के 6, तो इसलिए इसने 6/52 कर दिया है, और ये आपके ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, 3/26 आ रहा है। फिर इस तरीके से ऐसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो आप आराम से इसमें कर सकते हो। इसने एक क्वेश्चन जैसे ये दिया कि एक थैले में कार्ड है जिन पर 2, 3, 4, 11 संख्याएँ अंकित है। थैले में से अच्छा एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या, देखिए ये अभाज्य संख्या वाला, तो आपको पता होगा इसके अंदर कुल कार्डों की संख्या तो होगी 10 और अभाज्य संख्याएँ 2, 3, 5, 7, 11 होगी, तो ये 5/10 हो जाएगा सही आंसर इसका। तो इस तरीके से आप ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। मेन टर्म्स मैंने बता दी है, आप इजी में इनके क्वेश्चन कर सकते हो। और एक क्वेश्चन इसका आएगा, ज़्यादा नहीं, इसलिए ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप इस CMPC यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी साथियों से इसके लिए आप पूरा फ़ायदा लेने के लिए कहें। और साथ ही जो CMPC बाई KLP सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें। आपको सारी अपडेट्स, कब कौन सा लेक्चर आने वाला, कब कौन सा वीडियो आने वाला है और कब क्या क्या चीज़ घटनाएँ जो होगी वो सब उसके अंदर आपको जानकारी मिलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर पर वापस अपन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।